गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज लास्ट ईयर का जो हमारा सॉरी लास्ट टाइम का जो हमारा वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था। एक तो यूलर ग्राफ पढ़ा था, हैमिल्टोनियन ग्राफ पढ़ा था, उसके बाद में प्लेनर ग्राफ भी पढ़ा था। आज हम यूलर जो हमारा ग्राफ है उस पर एक बेस्ड एक फार्मूला है, इसको बोलते हैं यूलर फार्मूला। ठीक है, तो ये यूलर फार्मूला क्या है, इसको किस तरह से प्रूव करना है, इसके बारे में हम यहाँ पर कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखिए कि यूलर फार्मूला क्या है और इसको हम प्रूव कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इसको आप देखिए। यूलर फार्मूला, इसका एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको देखिए आप। फॉर एनी कनेक्टेड फॉर फॉर एनी कनेक्टेड फॉर एनी कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ for any connected planar graph r equals to e minus v plus 2 r equals to e minus v plus 2 where v comma e comma r are the number of vertex number of vertex number of edges and number of regions of a graph respectively। ठीक है, कोई सा हमारे पास में सपोज कोई ग्राफ दे रखा है, ठीक है, कोई सा कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ दे रखा है, तो उसके अंदर r इक्वल्स टू होता है e माइनस वी प्लस टू, मतलब ये उसका स्टेटमेंट होता है, उसके लिए ट्रू होता है ये। यहाँ पर v e और r क्या है, तो v जो है उस कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ का नंबर ऑफ वर्टेक्स है, नंबर ऑफ एज है और नंबर ऑफ रीजन्स है। ठीक है, ये ऐसा होता है। तो एक ग्राफ लेकर के मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा इसको बिल्कुल कि ये किस तरह से फार्मूला हमारा डेराइव हुआ है। तो इसके लिए मैं एक मैथमेटिकल इंडक्शन थ्योरम को यूज करूंगा, जो आप लोगों ने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखी है, शायद 11th क्लास में पढ़ रखा है मैथमेटिकल इंडक्शन थ्योरम, उसी को मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो आइए देखिए इसका प्रूव किस तरह से होता है। तो ठीक है, तो प्रूव सबसे पहले यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन थ्योरम से प्रूव कर रहा हूँ मैं इसको, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन थ्योरम। मैथमेटिकल इंडक्शन थ्योरम से देखो क्या होता है, सबसे पहले ये जो फार्मूला है इसको अपने को प्रूव करना पड़ता है फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए। किसके लिए प्रूव करते हैं, n इक्वल्स टू 1। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर n जो है वो एजेस का जो नंबर है, एजेस की जो क्वांटिटी है उसको डिनोट करेगा। n इक्वल्स टू 1 लिखा है, इससे आपको समझना है कि e इक्वल्स टू क्या है, 1 है, मतलब एज कितनी है, एक एज है। ठीक है, देखिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक एज वाला यहाँ पर ग्राफ बना रहा हूँ, ये ग्राफ बनाया मैंने। ठीक है, देखिए ना ध्यान से, ये मैंने ग्राफ सिंपल ड्रॉ किया जिसके अंदर एज कितनी आ रही है, एक आ रही है। ठीक है, तो इसके लिए मैं सारी चीजें लिखता हूँ। देखो यहाँ पे इसके अंदर एज की क्वांटिटी अगर हम देखें तो एज की क्वांटिटी हो रही है 1। उसके बाद नंबर ऑफ वर्टेक्सेस अगर देखें तो नंबर ऑफ वर्टेक्सेस हो रहे हैं 2। इसके बाद में रीजन्स अगर अपन देखें तो रीजन्स कितना है, इसके अंदर सिर्फ एक रीजन है। देखिए ये जो हमारा ग्राफ मैंने सिंपल ड्रॉ किया है, एक लाइन ड्रॉ की, मतलब लाइन ऐसे ग्राफ है यहाँ पर, तो उसके अंदर नंबर ऑफ रीजन्स हमारे कितने, एक ही रीजन आएगा, तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। तो अब देखो ये फार्मूला हमारा प्रूव होता है, यहाँ पर देखिए r इक्वल्स टू क्या है, e माइनस वी प्लस क्या होता है 2, ये इस तरह से होता है। r की वैल्यू कितनी है, 1, एजेस कितनी है आपकी 1, माइनस वर्टेक्स कितने हैं 2, प्लस पीछे क्या हो गया 2, ये 2 से ये 2 हो गया कैंसिल, तो 1 इक्वल्स टू क्या हो गया 1।
1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 से फार्मूला हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, ये n इक्वल्स टू 1 के लिए हम लोगों ने प्रूव किया है, तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा MIT satisfy for the value of n इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब मैं इसी को प्रूव करूंगा n इक्वल्स टू k और k प्लस 1 के लिए। देखिए फॉर n इक्वल्स टू k। ठीक है, तो n इक्वल्स टू k के लिए हमारा जो स्टेटमेंट दे रखा है कौन सा, ये जो स्टेटमेंट हमारा है r इक्वल्स टू e माइनस v प्लस टू, किस तरह से लिखेंगे हम, ये ऐसे लिखेंगे, देखो r k इक्वल्स टू e k माइनस v k प्लस क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब क्या है, कोई सा एक ग्राफ है जिसके अंदर नंबर ऑफ रीजन्स r k है, नंबर ऑफ एजेस आपकी e k है, नंबर ऑफ वर्टेक्स हमारे k हैं। ठीक है, तो उस ग्राफ का नाम सपोज मैं g k लिख लेता हूँ, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, r k इक्वल्स टू e k माइनस v k प्लस क्या हो जाएगा 2। इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट। इसको मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, स्टेटमेंट क्या लिख दिया, फर्स्ट लिख लिया। अब देखिए n इक्वल्स टू k के लिए हम प्रूव नहीं करते हैं इसको न, ये जो हमारी इक्वेशन है इस इक्वेशन को यूज करके हम प्रूव किसके लिए करेंगे, n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे। किसके लिए प्रूव करेंगे, n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे। ठीक है, फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। अब n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए क्या होगा ये अपन देखते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए अपन ऐसा कर रहे हैं कि मैं एक देखो n इक्वल्स टू k प्लस 1, n किसको डिनोट कर रहा है, एज को डिनोट कर रहा है, तो एज क्या हो जाएगी, e इक्वल्स टू हो जाएगी एजेस की क्वांटिटी हो जाएगी आपकी k प्लस 1, क्या हो जाएगी आपकी k प्लस 1 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए मैं ऐसा कर रहा हूँ यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए इसको ध्यान से, तो मैंने अपन के कर क्या रहे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ एजेस आपकी कितनी आ रही है, n इक्वल्स टू k आ रही है, कितनी आ रही है, n इक्वल्स टू k। यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ एजेस कितनी आ रही है, k प्लस 1 आ रही है, मतलब एक एज आपकी बढ़ गई है। ठीक है, सपोज ये जो हमारा ग्राफ आ रहा है, देखिएगा ध्यान से, ये जो हमारा ग्राफ आ रहा है इसको सपोज मैं जी के लिखता हूँ, और ये जो हमारा ग्राफ आ रहा है सपोज मैं इसको लिखता हूँ जी के प्लस 1 लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा दोनों ग्राफ को आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब जैसे ये हमारे पास में जो जी के ग्राफ है ना, ये ग्राफ हमारे पास में जी के प्लस 1 है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहला डिफरेंस अगर हम देखें तो आप बोलोगे कि सर इसमें जो नंबर ऑफ एजेस हैं, सुनिएगा ध्यान से, इसमें जो नंबर ऑफ एजेस हैं आपकी, वो नंबर ऑफ एजेस कितनी है के, और इसमें जो नंबर ऑफ एजेस हैं वो आपकी हो जाएंगी के प्लस 1, मतलब एक एज आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वो एक एज हमारी किस तरह से बढ़ सकती है, देखो एक एज हमारी ऐसे भी बढ़ सकती है, एक एज हमारी ये भी बढ़ सकती है, मतलब जो वर्टेक्स हमको दे रखे हैं उन्हीं दोनों वर्टेक्स को अगर मैं कनेक्ट करूं तो भी एक एज बढ़ सकती है, और एक एज आपकी इस तरह से भी बढ़ सकती है। देखो एक एज हमारी इस तरह से बढ़ सकती है। सपोज मैं ये जो हमारा ग्राफ आ रहा है इसका कोई सा एक पेंडेंट वर्टेक्स जोड़ देता हूँ, तो इसमें भी एज बढ़ गई, ये भी जी के प्लस 1 कहलाएगा, और ये भी हमारा यहाँ पर जो है ये भी क्या कहलाएगा, जी के प्लस 1 कहलाएगा। देखो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं सिंपल आपको फिर से समझाता हूँ। कोई सा ग्राफ हमारा जी के है, ठीक है, जो हमारी n इक्वल्स टू के वाली स्टेप थी, अब मैं n इक्वल्स टू के प्लस 1 की ओर मूव कर रहा हूँ, किसकी ओर मूव कर रहा हूँ, n इक्वल्स टू के प्लस 1 की ओर मूव कर रहा हूँ। तो k प्लस 1 में हुआ क्या, एक एज बढ़ी है। अब ये एक एज जो है वो जो वर्टेक्स हैं उसी में भी बढ़ सकती है, और वो एज आपकी ये इस तरह से भी बढ़ सकती है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ, ये है हमारा केस फर्स्ट, ये हो गया हमारा केस सेकेंड। इन दोनों केस के लिए हम इस स्टेटमेंट को, इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। केस फर्स्ट में क्या हुआ कि हमारी जो एज कनेक्ट हुई है, एज इंक्लूड इनसाइड, एज इंक्लूड टू, इनसाइड मत देखो इसको, एज इंक्लूड विथ गिवन वर्टेक्स,
मतलब जो वर्टेक्स है हमारे पास ऑलरेडी, उसी के अंदर एक एज बढ़ी है। देखो ये यहाँ पर जो वर्टेक्स थे उसी के अंदर एक एज बढ़ा दी मैंने, ठीक है। और यहाँ पर जो एज इंक्लूड करी है वो देखो, एज इंक्लूड, एज इंक्लूड विथ एक्स्ट्रा वर्टेक्स। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें जो एज हमारी इंक्लूड हुई है, ये एज जो वर्टेक्स दे रखे हैं उसी में ऐड हुई है, और इसमें जो हमारी एज कनेक्ट हुई है वो एक पेंडेंट वर्टेक्स के थ्रू कनेक्ट हुई है, मतलब एक एक्स्ट्रा वर्टेक्स के थ्रू कनेक्ट हुई है। तो इन दोनों केसेस के लिए हम हमारा जो फार्मूला है कौन सा, R इक्वल्स टू ई माइनस वी प्लस टू को प्रूव करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा केस फर्स्ट, ये हो जाएगा हमारा केस सेकेंड, ठीक है। तो केस फर्स्ट को पहले मैं लेकर के सोल्व कर रहा हूँ, देखिए। और इस देखो ये वाला स्टेटमेंट याद रखना कौन सा, इसको हम यूज में लेंगे, किसको, आर के इक्वल्स टू ई के माइनस वी के प्लस टू, इसको हम लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो केस फर्स्ट में लेकर के चल रहा हूँ, देखिए केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट के अंदर क्या था कि मतलब कोई सा हमारा ग्राफ जो है, कोई सा हमारा ग्राफ जीके ग्राफ इस तरह से है, ठीक है। ये हमारा कोई सा ग्राफ जैसे जीके ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ हो जाएगा, यहाँ पर जीके प्लस वन हो जाएगा। अब केस फर्स्ट में मैंने क्या किया था, जो एज इंक्लूड करी थी, जो वर्टेक्स हमको दे रखे हैं उसी में एक एज मैंने इंक्लूड करी थी। तो जैसे एक एज यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे ये एक एज मैंने ड्रॉ कर दी। अब इन दोनों में डिफरेंस हम पता करते हैं, देखिए अपना फार्मूला पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, आर इक्वल्स टू क्या था, ई माइनस वी प्लस क्या था, टू। ये फार्मूला माइंड में रखना है। अब इन दोनों के लिए मैं इसको लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पर नंबर ऑफ रीजन्स, नंबर ऑफ रीजन्स कितने हो जाएंगे, एक अंदर एक बाहर, दो रीजन। इसके बाद इसमें नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ एजेस कितने हो जाएंगे, फोर, फोर एजेस। यहाँ पर नंबर ऑफ वर्टेक्स, तो नंबर ऑफ वर्टेक्स में कितने हो जाएंगे, फोर, ठीक है। नंबर ऑफ वर्टेक्स में कितने हो जाएंगे, फोर। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें नंबर ऑफ रीजन्स, ध्यान से देखना, नंबर ऑफ रीजन्स कितने हो गए, थ्री। इसके बाद में नंबर ऑफ एजेस, देखिएगा नंबर ऑफ एजेस, तो यहाँ पर हमारी नंबर ऑफ एजेस जो है वो फाइव एजेस हो गई, रीजन्स तीन हो गए, एजेस फाइव हो गए। और वर्टेक्स जो है वो वर्टेक्स यहाँ पर भी फोर्थ है, जीके में भी, और जीके प्लस वन में भी हमारे वर्टेक्स कितने आ रहे हैं, फोर वर्टेक्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इन देखो इन दोनों में निष्कर्ष क्या निकाला, मतलब डिस्कशन फाइनली जो कंक्लूजन है वो हमने क्या देखा। सपोज इसको मैं आर के लिखता हूँ, ई के लिखता हूँ, इसको लिखता हूँ वी के, ठीक है। इसको जैसे मैं लिखता हूँ, इसको सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पर आर के प्लस वन, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर ई के प्लस वन, तो इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ वी के प्लस वन। मतलब ये के वाला ग्राफ है, ये के प्लस वन वाला ग्राफ है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है या इन दोनों में जो रिलेशन है वो किस तरह से होगा, जीके और जीके प्लस वन में रिलेशन किस तरह से होगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखो आर के प्लस वन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आर के प्लस वन। मतलब देखो आर के प्लस वन की जो वैल्यू है वो आर के की वैल्यू से कितनी ज्यादा है, एक ज्यादा है। तो मैंने क्या लिखा, आर के प्लस वन इक्वल्स टू क्या लिखा, आर के प्लस वन। इसी तरह से मैंने जैसे ई के प्लस वन हमारा जो है, इसको मैंने क्या लिखा, ई के प्लस क्या लिख दिया, वन, ठीक है। इसी तरह से वी के प्लस वन हमारा जो है, तो देखो वी के प्लस वन में वी के दोनों सेम है, तो वी के प्लस वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी के आ जाएगी। देखा अब ई के प्लस वन यहाँ पर फाइव हो रहा है, यहाँ पर ई के की वैल्यू कितनी आ रही है, फोर। तो ई के प्लस वन और ई के में क्या डिफरेंस हुआ कि ई के प्लस वन की जो वैल्यू है वो ई के की वैल्यू से एक ज्यादा है। तो मैंने ई के प्लस वन को क्या लिख दिया, ई के प्लस पीछे क्या लिख दिया, वन, ठीक है। ये इस तरह से हो गया। अब हमारा फार्मूला के प्लस वन का स्टेटमेंट क्या है, तो वो हमारा इस तरह से हो जाएगा, आर के प्लस वन इसके इक्वल में ई के प्लस वन माइनस वी के प्लस वन प्लस पीछे क्या हो जाएगा, टू। ये इसका फार्मूला है। अब इसके अंदर सारे के सारे मैं वैल्यूज यहाँ पर पुट करता हूँ, आप लोग देखिए आर के प्लस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, आर के प्लस वन, ठीक है। ई के प्लस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, ई के प्लस वन माइनस वी के प्लस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी के प्लस पीछे क्या हो जाएगा, टू, ठीक है। तो देखिए
इस वन से ये वाला वन हमारा कैंसिल हो रहा है, फाइनली क्या मिल रहा है, आर के इक्वल्स टू ई के माइनस वी के प्लस पीछे क्या मिल रहा है 2। ये पूरा का पूरा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो हमारा n इक्वल्स टू के लिए है वो ट्रू हो रहा है। ठीक है, n इक्वल्स टू के में हम लोगों ने जो स्टेटमेंट लिखा था, मैंने आपको यही बताया था कि इस स्टेटमेंट को हम आगे n इक्वल्स टू के प्लस 1 में प्रूव करेंगे, तो ये n इक्वल्स टू के प्लस 1 में ये वाला स्टेटमेंट मैंने प्रूव कर दिया। ये किसके लिए प्रूव किया है, ये मैंने प्रूव किया है यहाँ पर n इक्वल्स टू के प्लस 1 के लिए प्रूव किया है, और केस फर्स्ट सोल्व किया। केस फर्स्ट में क्या था कि जिसमें हमको एक एज इंक्लूड करनी है, और वो एक एज हमको किस में इंक्लूड करनी है, जो वर्टेक्स दे रखे हैं उसी में एक एज को मेरे को इंक्लूड करना है। ठीक है, और अब केस सेकंड अपन जो पढ़ने वाले हैं, केस सेकंड में अपन क्या पढ़ने वाले हैं कि जो अपने को एज जब इंक्लूड करनी है वो जो वर्टेक्स है उनमें तो करनी है, बट एक वर्टेक्स हमको एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, तो केस सेकंड में आपको प्रूव करके दिखाता हूँ, देखो। केस सेकंड में प्रूव करके दिखाता हूँ। केस सेकंड, ठीक है, क्या था इसमें, इंक्लूड एज, एज को इंक्लूड करना है, इंक्लूड एज विथ अनदर अनदर वर्टेक्स। कोई सा एक दूसरा वर्टेक्स लेना है जिसके साथ में हमको एज इंक्लूड करनी है। तो पहले मैं जीके वाला डायग्राम बनाऊंगा, फिर जीके प्लस 1 वाला डायग्राम बनाऊंगा। देखो, जी के है, ये कौन सा हो जाएगा, जी के प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इंक्लूड एज विद अनदर वर्टेक्स। ठीक है, ये जी के हो जाएगा ना, ये हो जाएगा हमारा जी के प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या, देखो इसके अंदर जो आर के ई के वी के, इसके अंदर आएंगे आर के प्लस 1, ई के प्लस 1, वी के प्लस 1। एक एज को इसमें इंक्लूड करना है, मैं पेंडेंट वर्टेक्स के साथ में इंक्लूड कर रहा हूँ इसको। ठीक है, पेंडेंट वर्टेक्स के साथ में ये ग्राफ हमारा के है, इसके अंदर नंबर ऑफ एजेस के थी, इसके अंदर नंबर ऑफ एजेस मैंने के प्लस 1 कर दी। ठीक है, अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, इसमें नंबर ऑफ रीजन्स के बारे में सोचें तो नंबर ऑफ रीजन्स कितने आ रहे हैं, एक अंदर ने एक बाहर, दो रीजन आ रहे हैं, दो रीजन, दो रीजन हो गए इसके, इसके अंदर दो रीजन हो गए। एजेस 4 एजेस है इसके अंदर में, वर्टेक्स 4 है, 4 लिखिए। अब जी के प्लस 1 और आर के प्लस 1, ठीक है, नंबर ऑफ रीजन से एक अंदर ने एक रीजन बाहर। ठीक है, ई के प्लस 1 एजेस कितनी हो रही है, 5 एजेस। इसके बाद वी के प्लस 1 है। ठीक है, तो वी के प्लस 1 मतलब वर्टेक्स, वर्टेक्स इसमें 5 वर्टेक्स हो गए। ठीक है, तो हम इन दोनों में रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो मैंने देखा इन दोनों में रिलेशन आर के प्लस 1, ठीक है, और आर के, ये दोनों हमारे सेम आ रहे हैं। देखिए दोनों की वैल्यू कैसी आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है, ई के प्लस 1, देखना ध्यान से, ई के प्लस 1 की वैल्यू 5 है और ई के की वैल्यू 4 है, तो ई के प्लस 1 इक्वल्स टू क्या होगा, ई के प्लस पीछे क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इसी तरह से वर्टेक्स के बारे में सोचें तो वी के प्लस 1, ठीक है, यहाँ पर 5 है ना, यहाँ पर 4 है, तो वी के प्लस 1 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी इसमें, वी के प्लस पीछे क्या हो जाएगा 1। ये इस तरह से हो जाएगा। तो अब हमारा जो स्टेटमेंट है n इक्वल्स टू के प्लस 1 का, इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। वो स्टेटमेंट क्या है, r लिखिए, r के प्लस 1 इसके इक्वल में क्या हो जाएगा, r के प्लस 1 इसके इक्वल में हो जाएगा e के प्लस 1 माइनस वी के प्लस 1 में प्लस पीछे क्या हो जाएगा 2। ये हमारा स्टेटमेंट है, r इक्वल्स टू e माइनस वी प्लस 2। ठीक है, r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e माइनस वी प्लस 2, इसी के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट लिखा। r के प्लस 1 जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, r के, e के प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, e के प्लस 1 माइनस v के प्लस 1 की वैल्यू क्या है, v के प्लस 1 प्लस पीछे क्या हो जाएगा 2। ठीक है, फाइनली क्या मिलेगा, r के इक्वल्स टू, ये 1 से ये 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो e के माइनस v के प्लस पीछे क्या हो जाएगा 2। तो ये स्टेटमेंट हमारा किसके लिए ट्रू हो रहा है, n इक्वल्स टू k के लिए, जो
एन इक्वल्स टू के का हमारा स्टेटमेंट था वो एज इट इज स्टेटमेंट यहाँ पर आ रहा है। तो इससे मतलब क्या प्रूव होता है कि कोई सा भी एक कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ है जिसके अंदर नंबर ऑफ रीजन्स आर हैं, नंबर ऑफ एजेस ई हैं और नंबर ऑफ वर्टेक्स वी हैं, तो इसके लिए होता है आर इक्वल्स टू ई माइनस वी प्लस टू। ठीक है, ये स्टेटमेंट होता है इसके लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी इसके अंदर में एक थ्योरम आ रही है, कोनिग्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम। थ्योरम नहीं है, प्रॉब्लम है ये। कोनिग्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेते हैं अपन इसको। देखो ठीक है, तो ये है हम हमारे पास में कोनिग्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम। ठीक है, कोनिग्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम क्या है ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए एक डायग्राम इसके लिए बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, डायग्राम बनाना पड़ता है इसको। देखिए ये दो आइसलैंड है, ये हमारा सपोज नाम लिख लेता हूँ इसका, ये इसका नाम लिख लेता हूँ बी। ये दो आइसलैंड है, ठीक है। और यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ये दो लैंड है, ये सी, ये यहाँ पर है डी। ये दोनों लैंड है मतलब जमीन है ये यहाँ पर। ये ए और बी भी आइसलैंड है मतलब टापू है, तो यहाँ पर भी जमीन है। ए और बी पर क्या है, जमीन है। ठीक है, अब देखिए अब इनमें जाने के जो रास्ते हैं, वेज है, वो किस तरह से है। एक वे यहाँ पर है, एक वे यहाँ पर है, इसी तरह से एक वे यहाँ पर है, एक वे ऐसा है जो इन दोनों को कनेक्ट करता है। ठीक है, एक वे एक वे ये है, एक वे हमारा ये है, इसी तरह से बी हमारा जो है एक वे यहाँ पर है। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ वेज अगर हम देखें इसमें, तो देखो वेज कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये पूरी जो बीच में है ये पूरी रिवर है, रिवर। ठीक है, ये पूरा रिवर है। ये सांस, ठीक। अब देखिए इसमें ये जो प्रॉब्लम इसके अंदर करना क्या है, रिवर है जिसके ऊपर दो टापू हैं, ये इधर भी अपना लैंड है, ठीक है, नहीं ये इधर भी अपना लैंड है यहाँ पे। ठीक है, तो इस लैंड का नाम सपोज सी है, इस लैंड का नाम सपोज मैंने क्या नाम रख दिया यहाँ पर, डी नाम रखा है। ठीक है, और दोनों जो आइसलैंड है, दोनों जो टापू हैं वो है आपका, एक ए टापू है, एक दूसरा कौन सा है, बी। एक आइसलैंड आपका ए, एक आइसलैंड आपका कौन सा है, बी है। ठीक है, और बीच में ये जो है ये यहाँ पर रिवर है, नदी है। प्रॉब्लम क्या है इसमें, ये जो कोनिग्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम क्या है कि आपको किसी भी एक लैंड से, चार लैंड है, ए बी है सी है डी है, चार लैंड है अपने पास, आपको किसी भी एक लैंड से स्टार्टिंग करनी है। ठीक है, आपको किसी भी एक लैंड से स्टार्टिंग करनी है, एक एक लैंड से स्टार्टिंग करनी है, और सारे के सारे ब्रिज अपने को कवर करने हैं और वापस उसी लैंड पर आना है। सपोज आप लोगों ने जैसे ए से स्टार्टिंग करी, किसी एक ब्रिज पर आप गए, जैसे ए से आप लोगों ने स्टार्टिंग करी, किसी भी एक ब्रिज पर आप गए,
ठीक है। तो उस ब्रिज पर होते हुए लैंड पर घूमते हुए आपको बाकी के सारे जो 7 ब्रिजेस हैं, सुनिएगा ध्यान से, बाकी के सारे जो 6 ब्रिज हैं उनको कवर करना है और वापस आपको आना किस पर है, एक पर। ठीक है, फिर से समझा रहा हूँ, देखो आपको किसी भी एक लैंड से स्टार्टिंग करनी है। सपोज मैं सी से स्टार्ट कर रहा हूँ, सी से जैसे इस ब्रिज से होता हुआ जाता हूँ, ठीक है, इस ब्रिज से होता हुआ मैं अंदर गया, ए तक गया, तो रिमेनिंग ब्रिजेस कितने रहे, 6। ये सारों के सारों, ये सारे के सारे जो आपके ब्रिजेस हैं, 6 ब्रिज, इनको आपको कंप्लीट करना है और वापस आपको आना कहाँ पर है, सी पर आना है। वापस कहाँ पर आना है, सी पर आना है। तो ये प्रॉब्लम आपको सोल्व करके आपको माइंड में सोचना है, इसके अलग अलग वे पता करने हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं किसी एक लैंड से स्टार्टिंग करूं और बाकी के सारे ब्रिजेस कवर करूं और वापस उसी लैंड पर आ जाऊं। ठीक है, तो वो जो प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम को बहुत सारे लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश करी, तो हुआ नहीं उस टाइम में। फिर एक बंदा जो था जिसका नाम था आर आइलर, उसका नाम था आर आइलर, या जिसको यूलर भी बोलते हैं, आर यूलर साइंटिस्ट था ये हमारा साइंटिस्ट था। तो भाई साहब को बोला कि ये हम लोगों से ये जो प्रॉब्लम है वो हम लोगों से सॉल्व हो नहीं पा रही है, तो किसी भी तरह से इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करके दिखाओ। तो यूलर साइंटिस्ट तो था, काफ़ी अच्छा माइंड भी था, इसने अपना माइंड यूज किया इसने, और पता लगा है कि वाकई में ये जो प्रॉब्लम है इसका कोई सॉल्यूशन है या नहीं है। तो इसके लिए क्या किया इसने, एक सिंपल डायग्राम बनाया। ठीक है, एक सिंपल डायग्राम बनाया, मतलब जो प्रॉब्लम दे रखी है इस पूरी प्रॉब्लम को एक ग्राफ में कन्वर्ट किया। मैं भी इसको एक ग्राफ में कन्वर्ट कर रहा हूँ, आप देखिए। ठीक है, इसको ग्राफ में कन्वर्ट कर रहा हूँ। एक वर्टेक्स हमारा ये, तो ये डी वर्टेक्स हो गया, एक वर्टेक्स हमारा ए हो गया, एक वर्टेक्स बी हो गया, एक वर्टेक्स कौन सा हो गया, सी हो गया। ठीक है, कनेक्ट करते हैं इसको। देखो बी से ए को कनेक्ट करना, देखो एक वर्टेक्स बी है, एक ए, एक बी, एक कौन सा आ रहा है, सी, ये मैंने बना दिया। अब जो ब्रिजेस हैं वो यहाँ पर एज एजेस को डिनोट करेंगे। तो देखिए बी से ए पर आने के कितने वेज हैं, 2 वेज हैं। तो देखो एक ये हो गया, तो दूसरा बना देता हूँ, ये 2 वेज हो गए। ठीक है, ए से सी पर जाने के कितने वेज हैं, 2 वेज हैं, एक ये हो गया, एक ये दूसरा वे हो गया। ठीक है, ए से सी पर जाने के, सी से, अब सुनिएगा ध्यान से, ए से सी का हो गया। अब ए से मैंने कनेक्ट कर दिया, सी को कनेक्ट कर दिया। उसके बाद में सी से, देखिए सी से बी को कनेक्ट करने के कितने वेज है, एक वेज है, एक सिंगल वे है आपका। सी से बी को कनेक्ट करने का ये सी, ये सी से बी को कनेक्ट करने का एक वे। बी से डी को कनेक्ट करने का, देखो ये बी से डी या डी से बी, डी से बी, डी से बी देख लेते हैं। तो डी से बी कनेक्ट करने का एक ही वे है, ये हो गया। ए से बी को कनेक्ट करने का भी है, ए से बी को कनेक्ट करने का भी है। अब देखो इसमें ये जो प्रॉब्लम है इसको हम ध्यान से देखते हैं। यूलर जो साइंटिस्ट था उसने इसको काफ़ी सोचा, इस प्रॉब्लम को काफ़ी इसको सॉल्व करने की कोशिश भी की, और फाइनली जा करके उसने पता लगा है कि ये जो प्रॉब्लम दे रखी है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता वो मैं बताता हूँ, देखो। ठीक है, देखो ये कोई सा भी एक वर्टेक्स लेता हूँ, ये वर्टेक्स अपना स्टार्टिंग या एंडिंग कोई सा भी वर्टेक्स हो सकता है। ठीक है, इस वर्टेक्स से आपको आगे गुजरना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जाओगे आप आगे, आगे होकर के घूम फिर करके वापस इसी वर्टेक्स पर आओगे। क्लोज टू वॉक जो होता है, क्लोज टू वॉक में क्या होता है, मतलब स्टार्टिंग जहाँ से करते हैं सारी की सारी जगहों पे घूम करके वापस उसी वर्टेक्स पे आते हैं। तो स्टार्टिंग वर्टेक्स में मैं यहाँ पर गया, घूम करके वापस यहाँ पे आया। ठीक है, सपोज, ठीक है, यहाँ पर है। अब देखिए ये स्टार्टिंग या एंडिंग जो भी वर्टेक्स है, इसकी अगर मैं इस वर्टेक्स की डिग्री की बात बोलूँ तो इसकी डिग्री आपकी जो आ रही है वो डिग्री अपने पास में इवन डिग्री आ रही है। कैसी डिग्री आ रही है, इवन। अब देखिए अगर इस वर्टेक्स से और अपन आगे दूसरे वर्टेक्स पर जाते हैं तो जा करके वापस भी इसी वर्टेक्स पर आएंगे। अब इसकी डिग्री देखो, अब इसकी डिग्री कितनी हो रही है, 4। इसी तरह से और किसी वर्टेक्स पर जाओगे आप, वापस इसी वर्टेक्स पर आओगे, तब इसकी डिग्री कितनी हो रही है, 6। तब भी ये डिग्री अपनी कैसी हो रही है, इवन हो रही है। और किसी वर्टेक्स पर जाओगे आप, वापस वहीं पे आओगे, तो ये भी आपकी डिग्री कैसी हो रही है, इवन डिग्री हो रही है। कैसी डिग्री हो रही है, इवन डिग्री हो रही है। ये स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स की बात समझ में आ गई। अब जैसे मैं एक इंटरमीडिएट वर्टेक्स लेता हूँ, देखना ध्यान से।
ये वर्टेक्स मैंने इंटरमीडिएट वर्टेक्स ले लिया। इंटरमीडिएट वर्टेक्स का मतलब समझते हो? इंटरमीडिएट वर्टेक्स का मतलब समझते हो? कोई ऐसा वर्टेक्स जो बीच में है, ना तो ग्राफ के स्टार्ट में है ना एंड में है, तो उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट वर्टेक्स। इंटरमीडिएट वर्टेक्स पर कहीं दूसरे वर्टेक्स से आप इंटरमीडिएट वर्टेक्स पर आओगे और इंटरमीडिएट वर्टेक्स पर रुकोगे तो नहीं, वापस आगे चलोगे क्योंकि आपको स्टार्टिंग वर्टेक्स पर वापस आना है। तो इंटरमीडिएट वर्टेक्स की भी आपकी डिग्री कितनी हो गई? इवन डिग्री हो गई। कितनी डिग्री हो गई? इवन। ठीक है, अब इंटरमीडिएट वर्टेक्स को देखो, यहाँ पर है वापस, जैसे मेरे को इंटरमीडिएट वर्टेक्स बनाना है तो मैं वापस भी आ गया, बट ऐसा तो है नहीं कि वापस वहां पर रुक जाओगे, उसके बाद भी आप वहां से एग्जिट करोगे, वहां से आपको वापस बाहर निकलना पड़ेगा। अब इसकी डिग्री कितनी होगी? अभी इसकी डिग्री 4 हो रही है, मतलब ये भी आपकी कैसी हो रही है? इवन डिग्री हो रही है। ये डिग्री भी हमारी कैसी हो रही है? इवन हो रही है। तो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ कि कोई सा ऐसा ग्राफ हो, जैसे ये यूलर ग्राफ में हम लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है, ये कोनिग्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम आई, मतलब उसने सोची, जो यूलर साइंटिस्ट है उसने, उसके बाद उसने कौन सा ग्राफ बनाया, कौन से ग्राफ के बारे में सोचा? यूलर ग्राफ के बारे में सोचा। तो उसने यही बात बताई है, यूलर ग्राफ में भी उन्होंने यही चीज पढ़ी है कि एक क्लोज्ड वॉक हो, क्या हो? एक क्लोज्ड वॉक हो और सारी की सारी एजेस अगर कवर हो, सुनिएगा ध्यान से, एक क्लोज्ड वॉक हो और सारी की सारी एजेस जो है वो एग्जैक्टली एक बार कवर होती है, सारी की सारी एजेस जो है वो एग्जैक्टली एक बार कवर होती है, तो उसके लिए क्या होता है कि उसके जितने भी वर्टेक्स हो, उन वर्टेक्स की डिग्री आपकी कैसे होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए। उन वर्टेक्स की डिग्री कैसे होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने देखा कि अगर कोई सा वर्टेक्स हमारा स्टार्टिंग वर्टेक्स है या वर्टेक्स हमारा एंडिंग वर्टेक्स है, स्टार्टिंग है या एंडिंग है, तब भी अगर उसको क्लोज्ड वॉक चाहिए हमको, और हमको जैसे सारी सारी एजेस जो है वो एग्जैक्टली एक बार विजिट की हुई चाहिए, तो उसके लिए स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स की डिग्री कितनी होनी चाहिए? इवन डिग्री होनी चाहिए। 2 होनी चाहिए या 4 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल क्लियर आपको प्रूव करके समझाया है कि स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स की डिग्री आपकी कितनी होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए। मैंने आपको इंटरमीडिएट वर्टेक्स लेकर के भी समझाया कि इस इंटरमीडिएट वर्टेक्स को अगर आपका है क्लोज्ड वॉक के अंदर, कि क्लोज्ड वॉक या कनेक्टेड क्लोज्ड वॉक और कनेक्टेड ग्राफ के अंदर, तो उसकी डिग्री भी आपकी कैसे होनी चाहिए? इवन डिग्री होनी चाहिए। उसकी डिग्री कैसे होनी चाहिए? इवन डिग्री होनी चाहिए। कि जैसे यहाँ पर इवन डिग्री आ रही है तो इससे बिल्कुल क्लियरली हम समझ सकते हैं ये इवन डिग्री आ रही है, हमें ये इवन डिग्री आ रही है, तो मेरे कहने का मतलब यही है कि एक कनेक्टेड क्लोज्ड वॉक हो जिसकी सारी की सारी एजेस एग्जैक्टली एक बार विजिट हो, तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन या आवश्यक शर्त या आवश्यक प्रतिबंध ये होगा कि उसके जितने भी वर्टेक्स हैं, वो वर्टेक्स सारे के सारे वर्टेक्स हैं, उनकी डिग्री जो है वो हमारी इवन डिग्री होनी चाहिए। उन वर्टेक्स की डिग्री कैसी होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो कोनिग्सबर्ग ब्रिज की जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हमने ध्यान से देखा और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक ग्राफ भी बनाया। तो उस ग्राफ के अंदर सुनेगा ध्यान से, उस ग्राफ के अंदर कुछ एक वर्टेक्स हमारे ऐसे आ रहे हैं जिनकी डिग्री हमारी कैसे आ रही है? ऑड डिग्री आ रही है। जिनकी डिग्री कैसे आ रही है? ऑड। ये यहाँ पर देखिए, इसकी डिग्री आपकी ऑड आ रही है, यहाँ पर देखिए इसकी डिग्री भी आपकी ऑड आ रही है, यहाँ पर देखिए इसकी डिग्री भी आपकी कैसी आ रही है? ऑड डिग्री आ रही है। अब ये ऑड डिग्री है तो इसको मैं क्लियरली कह सकता हूँ, ठीक है, ऑड अगर इसकी डिग्री जो है, ठीक है, इनकी डिग्री जैसे यहाँ पर ऑड डिग्री आ रही है, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली कह सकता हूँ कि ये जो ग्राफ है, ये इसकी जो प्रॉब्लम है ये पॉसिबल नहीं है, मतलब इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी भी एक लैंड पर रह करके स्टार्टिंग करते हैं एक ब्रिज पर जाने की और बाकी सारे ब्रिजेस कवर होने चाहिए, ठीक है, और वापस उसी लैंड पर आना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। और सुनिएगा ध्यान से, अब मैं जैसे बोल रहा हूँ कि वापस उसी ब्रिज पर आना है, सॉरी वापस उसी लैंड पर आना है, तो जैसे आप बोलो कि इसमें ब्रिज को तो मतलब हम जो है दोबारा रिपीट, एज को दोबारा रिपीट हम नहीं कर सकते, ब्रिज को हम दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, तो मैं नदी में तैर करके चला जाऊँ, वो नदी में तैरने वाला पॉसिबल नहीं है, नदी में तैरना नहीं है, हमको ब्रिज से जाना है और ब्रिज से ही आना है। अगर मैं आपको एक प्रॉब्लम दूं कि भाई आपको किसी एक लैंड से, जो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, किसी एक लैंड पर रह करके आपको एक ब्रिज क्रॉस करना है और बाकी सारे ब्रिज कवर करके वापस उसी लैंड पर आना है, तो अब जैसे ऐसा आपको पॉसिबल हो कि भाई मतलब जैसे ब्रिजेस को एग्जैक्टली एक बार विजिट करना है तो दूसरी बार विजिट करने पे आप नदी में से तैर के चले जाओ, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो कोनिग्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम मैंने जो बताया बस उसके अकॉर्डिंग यही था कि मैंने इसको एक ग्राफ में कन्वर्ट किया है, तो ग्राफ की डिग्री कैसी आ रही है? ऑड डिग्री आ रही है।
इवन डिग्री अगर आती तो ऐसा पॉसिबल था, बट इसमें डिग्री ऑड आ रही है तो पॉसिबल नहीं है, मतलब ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। इसके बाद में भी अगर आपको इसकी थ्योरी अगर थोड़ी बहुत देखनी है तो बुक के अंदर दे रखी है, तो थ्योरी आप एक बार देख लेना तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम थी हमारी फोनिक्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। तो इसके बाद का जो हमारा लेक्चर्स है, ठीक है, उसके बाद के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हम हमारा नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप इनको अच्छे से पढ़िएगा, और जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है इसको आप पर्सनली कॉल करके भी पूछ सकते हैं, मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।